आज हम चर्चा करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट पर, रोकड़ बहाव विवरण, जिसे रोकड़ प्रवाह विवरण भी कहते हैं। जब हम रोकड़ प्रवाह विवरण बनाते हैं तो इसे 3 स्टेप में सॉल्व किया जाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, रोकड़ प्रवाह विवरण 3 स्टेप में कंप्लीट किया जाता है। वो तीनों स्टेप क्या होती हैं, उनके कंटेंट क्या होते हैं, पहले हम इस बात पर चर्चा करेंगे और उसकी प्रैक्टिस भी करते हैं हम। तो आइए देखिए, सबसे पहली जो एक्टिविटीज होती है, पहली स्टेप होती है, वो होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सबसे पहली स्टेप होती है हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, संचालन क्रिया जिसे कहा जाता है। सबसे पहली एक्टिविटी क्या होती है हमारी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जिसे कहा जाता है संचालन क्रिया। अब संचालन क्रियाओं में क्या क्या कंटेंट आप लिख सकते हैं, मैं फॉर्मेट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस फॉर्मेट के अंदर जो कंटेंट आने हैं उन कंटेंट की बात कर रहा हूं, उन मदों की बात कर रहा हूं। फॉर्मेट में तो फिर जगह फिक्स होती है कि इसको यहां लिखना है, इसको यहां लिखना है, इसको यहां लिखना है। तो अभी हम फॉर्मेट पर बात नहीं कर रहे हैं, हम पहले पड़ाव पर हैं। अभी हम कंटेंट की बात कर रहे हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के कंटेंट क्या होंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की मदें क्या होंगी। तो चलिए आइए हम देखते हैं। सबसे पहले यहां लिखना है आपको परचेसेस ऑफ गुड्स, माल का क्रय, चाहे आपने नगद में खरीदा हो और चाहे आपने उधार में खरीदा हो, चाहे आपने नगद में खरीदा हो चाहे आपने उधार में खरीदा हो, आपको यहां नोट करना है। सेकंड पॉइंट होता है सेल ऑफ गुड्स, इसका भी वही नियम है, चाहे नगद में बेचा हो और चाहे उधार में बेचा हो, चाहे कैश में सेल किया हो और चाहे क्रेडिट में सेल किया हो, दोनों ही कंडीशन में इसे यहां लिखा जाए। अगला आता है आपका थर्ड, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, देनदारों से प्राप्त राशि। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, उधार जब माल बेचते हैं तो उन कस्टमर्स से हमें जो पैसा मिलता है उसको कहते हैं कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। तो ये कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स हो जाता है आपका। अगला आता है आपका कैश पेड टू क्रेडिटर, लेनदारों को भुगतान। जो माल हमने उधार खरीदा था, जिस व्यक्ति से हमने उधार माल खरीदा था, वो व्यक्ति को हमें पेमेंट करना है। वो व्यक्ति हमसे पैसा लेगा, लेने आएगा, तो वो लेनदार कहलाता है। अब उसको हमें पेमेंट करना पड़ता है, तो वो यहां लिखा जाएगा। तो अगला कंटेंट हो गया कैश पेड टू क्रेडिटर। 4 पॉइंट बहुत इजी से हैं। पहला वाला शायद परचेस का था, दूसरा सेल्स का था, तीसरा डेटर्स से पैसा मिल रहा है, चौथा क्रेडिटर्स को हम पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है। 5वां पॉइंट, ट्रेडिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड इनकम, व्यापार से संबंधित कोई खर्चा हो या व्यापार से संबंधित कोई इनकम हो तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ही आएगी। इन सब के बाद में जो टैक्स पेड कर रहे हैं वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएगी। टैक्स यदि हमने ज्यादा जमा कर दिया है और वो वापस मिल रहा है तो वो कहलाता है आपका इनकम टैक्स रिफंड, आयकर की वापसी। तो ऐसे करके ये जो अमाउंट्स हैं ये आते हैं आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्लियर है? एक बार फिर से दोहरा लें। सबसे पहले परचेस आएगा, फिर सेल्स आएगा, फिर कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स आएगा, फिर कैश पेड टू क्रेडिटर्स आ जाएगा, फिर बिजनेस से रिलेटेड जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और इनकम होती है तो वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और इनकम आ जाएंगे। ठीक है। अब ये सारी बातें हो गई तो फिर टैक्स आ जाएगा। तो जो टैक्स हमने पे किया है वो आ जाएगा, और ज्यादा पे कर दिया और रिटर्न मिल रहा है तो वो रिटर्न वाला टैक्स भी आएगा। ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के कंटेंट। दूसरी एक्टिविटीज पर आते हैं। सेकेंड नंबर पर होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कौन कौन से कंटेंट आते हैं उस पर हम चर्चा करते हैं।
तो इन्वेस्टिंग मतलब हम अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, नाम से ही समझ में आ रहा है हमें। इन्वेस्टिंग मतलब हम अपना रुपया कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो बिजनेस में भी इन्वेस्ट हो सकता है, बिजनेस के बाहर भी क्या हो सकता है, इन्वेस्ट हो सकता है। तो आइए इसके कंटेंट क्या है समझते हैं। सबसे पहला कंटेंट आता है परचेसेस ऑफ फिक्स्ड असेट्स या परचेसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, दोनों कंबाइंड लिख दिया मैंने। परचेसेस ऑफ फिक्स्ड असेट्स भी आ सकता है, परचेसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट भी आ सकता है। स्थायी संपत्तियों का क्रय भी आ सकता है, स्थायी संपत्तियों का क्रय भी आ सकता है, और विनियोगों का क्रय भी आ सकता है। ठीक है, ये पैसा अपन ने बिजनेस में भी इन्वेस्ट कर दिया और बाहर भी इन्वेस्ट कर दिया। यदि फिक्स एसेट्स खरीद रहे हैं मतलब बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और कहीं के शेयर वगैरह खरीद रहे हैं हम, तो वो एक्सटर्नल, वो इन्वेस्टमेंट बाहर हो गया। ठीक है, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट। अब परचेस आया तो फिर उसका सेल भी आएगा। तो यदि मैंने फिक्स्ड एसेट्स को सेल किया है, यदि मैंने फिक्स एसेट्स को सेल किया है या मैंने इन्वेस्टमेंट को सेल किया है, तो वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा। कितने पॉइंट हो गए इन्वेस्टिंग में? 2। पहला परचेसेस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, दूसरा सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या परचेसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। देन थर्ड पॉइंट आता है इसमें कि ये जो फिक्स एसेट्स है और इन्वेस्टमेंट है, इससे हमें कुछ ना कुछ इनकम मिल सकती है। एक्सपेंसेस तो नहीं होंगे बट इनकम मिल सकती है। तो इनसे यदि मुझे कोई इनकम मिल रही है, इनसे यदि मुझे कोई इनकम मिल रही है, तो वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लिखी जाएगी। तो हमने थर्ड पॉइंट लिखा, इनकम फ्रॉम फिक्स एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कंप्लीट होता है। अब थर्ड आती है आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कंटेंट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज मतलब होता है वित्तीय क्रिया। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज मतलब क्या होता है? वित्तीय क्रियाएं। तो जब हम वित्तीय क्रियाओं की बात करते हैं तो उसमें आता है हमारा इश्यू एंड रिडम्पशन ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर। मतलब मेनली अपने को फोकस करना है कि शेयर्स एंड डिबेंचर। तो शेयर्स इशू किए हो सकते हैं, शेयर्स का रिडम्पशन हो सकता है, डिबेंचर इशू हो सकता है, डिबेंचर का रिडम्पशन हम कर सकते हैं। तो एक ही पॉइंट में कितने पॉइंट हो गए आपके? 4। इश्यू ऑफ शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो ये हमारा पहला कंटेंट हुआ। दूसरा, कोई लॉन्ग टर्म लोन लिया हो हमने, जैसे कोई बैंक लोन लिया हो, कोई मॉर्गेज लोन लिया हो जो लॉन्ग ड्यूरेशन तक के लिए चलेगा, या इन लोन का हमने पेमेंट किया हो, लिया भी हो तो आएगा और पेमेंट भी किया हो तो यहाँ लिखेंगे हम। ठीक है, शेयर्स या डिबेंचर पर इंटरेस्ट या डिविडेंड हमने क्या किया हो? पेड किया हो। यहाँ मिलेगा नहीं, अरे मैंने शेयर इशू किए, मैं कंपनी हूं, मैंने शेयर इशू किए हैं, पब्लिक को डिविडेंड देना पड़ेगा, मिलेगा थोड़े ना। तो यहाँ जो डिविडेंड आएगा वो कौन सा? पेड वाला डिविडेंड आएगा। तो डिविडेंड पेड यहीं लिखेंगे, इंटरेस्ट पेड यहीं लिखेंगे, इंटरेस्ट पेड और डिबेंचर होना चाहिए तो यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपके कंटेंट है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो शेयर्स और डिबेंचर और लोन, इन तीन से रिलेटेड कुछ होगा तो वो कहाँ आएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फोर्थ होता है आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये लास्ट में अलग से इसको शो किया जाता है। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ऑब्वियसली कैश आ जाएगा, कैश एट बैंक आ जाएगा, बिल्स रिसीवेबल आ जाएगा। तो ये होते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेकंड पॉइंट investing activity, third point financing activity, fourth point equivalent from the following. first point दिया उसने purchases of land and building, second point है issue of shares, third point cash purchase, fourth cash back to creditor, fifth cash received from debtor, sixth cash sales, seventh credit sale, eighth credit purchase,
9th, sale of old machine. 10 आपकी है rent paid. 11 trading commission received. 12 salary and wages paid. 13 dividend paid. 14 interest paid on debenture. 15 interest received. 16 interim dividend received. 17 purchases of investment. 18 selling and distribution expenses. 19 long-term borrowing. 20 preference dividend paid. 21 है आपका brokerage paid on issue of shares. 22 fixed deposit into the bank. 23 income tax paid. 24 refund of income tax. 25 interest received by financial company. 26 bills receivable. 27 expenses on issue of share और 28 है आपका purchases of goodwill. तो चलिए, ये तो हमने कंटेंट्स की बात कर ली। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। पहला नंबर का जो क्वेश्चन है वो इन्हीं कंटेंट पर आधारित है। हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो उसने कंटेंट लिख के दिए हैं वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएगा, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएगा, या वो कैश एंड इक्विवेलेंट के अंतर्गत आएगा। हमें ये बताना है। तो अब हम इजीली बता सकते हैं क्योंकि अब हमने फॉर्मेट देख लिया है, तो उस फॉर्मेट के बेस पर हम इजीली बता सकते हैं। कंटेंट हमें पता हो गया ना, अब हम बता सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले उसने लिखा है परचेसेस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। जरा चेक करिए, परचेसेस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ आता है? फिक्स एसेट्स में। फिक्स एसेट्स को क्या किया आपने? परचेस किया, तो ये कहाँ आएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। तो ये आ जाएगा आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए यस या राइट लगा दीजिए, जो कन्वीनियंट आपको लगे। बाकी को आप डैश कर दीजिए। ये हो गया पहला, बस इतना ही करना है। ये सवाल इसलिए रखा गया है ताकि आप रिकॉग्नाइज कर सके, पहचान सके कि कौन से कंटेंट को कहाँ लिखा जाता है ना। इसमें कोई अमाउंट नहीं है, बस नाम को आपको कंफर्म करना है। अगला नाम देखिए क्या है? इश्यू ऑफ शेयर्स। ये रहा इश्यू ऑफ शेयर्स। कहाँ आएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज जो है वो हमारा ये वाला है, तो यहां लिख रहे हैं हम यस, यहां डैश कर दिया। जिस एक्टिविटी में आएगा वहां यस लिख दीजिए। नेक्स्ट अगला पढ़ लेते हैं हम, कैश परचेस। तो परचेसेस ऑफ गुड्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आता है, तो ये ऑपरेटिंग में आएगा आपका। मैंने यहां लिख दिया यस, बाकी सब में क्या कर दिया? डैश। कैश पेड टू क्रेडिटर्स। कैश पेड टू क्रेडिटर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आता है, तो हमने ऑपरेटिंग में क्या लिख दिया? यस। बाकी सब जगह क्या कर दिया? डैश। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आता है, तो यहां हम क्या लिखेंगे? यस। ऑपरेटिंग में यस, बाकी में डैश। कैश सेल्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आता है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में यस लिखेंगे, बाकी सब में क्या कर देंगे? आप डैश कर देंगे। क्रेडिट सेल्स, तो क्रेडिट सेल्स जो होता है वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आता है, तो ऑपरेटिंग में यस लिख देंगे, बाकी सब जगह डैश कर देंगे। आप आ रहा है समझ में? ये कंटेंट मैंने आपको बता दिए तो क्लियर समझ में आ रहा है। मैं कंटेंट ही नहीं बताता तो आपको समझ ही नहीं आते। चलिए अगला, क्रेडिट परचेस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएगा, यस। बाकी सब में क्या कर देंगे? हम डैश कर देंगे। सेल ऑफ ओल्ड मशीन। मशीन क्या होती है? फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स कहाँ आती है आपकी? यहाँ आती है, तो ये है सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगी ये, तो इसे कहाँ लिखेंगे हम? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में यस लिख दिया और बाकी जगह हमने क्या कर दिया? डैश कर दिया। अगला, रेंट पेड बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, ये आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, ये आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, तो कहाँ आएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। तो ये यहाँ यस हो जाएगा ऑपरेटिंग में, बाकी सब जगह क्या कर देंगे? आप डैश कर देंगे। ट्रेडिंग कमीशन रिसीव्ड,
ये भी आपकी बिजनेस की क्या हो गई, ट्रेडिंग इनकम हो गई, ट्रेडिंग इनकम हो गई, ट्रेडिंग इनकम हो गई। तो ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ही आएगी, बाकी जगह डैश। सैलरी एंड वेजेस पेड, ये भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ही आएगा, तो इसे यहाँ ऑपरेटिंग में यस लिख दीजिए, बाकी सब जगह डैश कर दीजिए। डिविडेंड पेड, डिविडेंड डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड कहाँ आता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, तो इसे आप लिखेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में यस, बाकी में क्या कर दीजिए आप डैश। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, कहाँ आना है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, तो इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में लिखेंगे यस, बाकी जगह क्या कर देंगे आप डैश जी। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड जो है वो यहां भी आ सकता है, और इंटरेस्ट रिसीव्ड जो है वो यहां इन्वेस्टिंग में भी आ सकता है, दोनों जगह हम लिख सकते हैं। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड जो है वो दोनों में से आप कहां लिखेंगे, ठीक है। देखिए क्लियर नहीं लिखा है तो हम अज्यूम कर रहे हैं, हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज पर हमें क्या हुआ होगा, रिसीव हुआ होगा। तो इंटरेस्ट रिसीव कहाँ है भाई, ये रहा आपका, तो ये कहाँ आ जाएगा आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, बाकी जगह डैश कर देंगे आप। इंटरिम डिविडेंड रिसीव, इंटरिम डिविडेंड रिसीव, डिविडेंड रिसीव, डिविडेंड यहाँ है बट ये पेड वाला है, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ ठीक है, यहाँ आ सकता है, ठीक है। तो इंटरिम डिविडेंड रिसीव जो वो आएगा आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। परचेसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लिखेंगे यस, बाकी सब में क्या कर देंगे आप डैश। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, बिजनेस का एक्सपेंसेस है, बिजनेस का एक्सपेंसेस है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएगा, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में यस, बाकी जगह क्या कर दिया हमने डैश। नेक्स्ट लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग कहाँ आता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में यस लिखेंगे और बाकी सब जगह क्या कर देंगे आप डैश कर देंगे। ये हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है तो यहाँ यस लिखा, बाकी जगह डैश कर दिया। प्रेफरेंस डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड ऑन शेयर्स, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आता है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएगा, ये लिखा हमने यहाँ पर यस, यहाँ डैश कर दिया। ब्रोकरेज पेड ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ शेयर्स का एक्सपेंसेस है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में ही आएगा, बाकी जगह डैश हो जाएगा। फिक्स डिपॉजिट इन बैंक, इन्वेस्टमेंट हो गया एक तरह का, एफडी कराई मतलब क्या है इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट जो होता है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लिखेंगे यस, बाकी जगह क्या कर देंगे आप डैश। इनकम टैक्स पेड ऑपरेटिंग में आता है, देखो लिखा हुआ है इनकम टैक्स पेड ऑपरेटिंग में आता है, इनकम टैक्स पेड ऑपरेटिंग में आता है। चलिए रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, ये भी ऑपरेटिंग में आता है, यहाँ यस लिखें ऑपरेटिंग में, बाकी जगह क्या कर दें आप डैश। अगला है इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम फाइनेंस कंपनी, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम फाइनेंस कंपनी, ठीक है। अब हमें इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है, किससे रिसीव्ड हुआ है, फाइनेंस कंपनी से इंटरेस्ट हमें मिला है, अच्छी बात है। तो इंटरेस्ट मिला है फाइनेंस कंपनी से, तो हमने रुपया दिया होगा, ऑपरेटिंग इनकम है हमारी, बिजनेस की इनकम है, तो ये है लिखा है यहाँ यस और यहाँ डैश, ठीक है ठीक है। बिल्स रिसीवेबल कैश इक्विवेलेंट में आता है, तो कैश इक्विवेलेंट में लिखेंगे आप यस, बाकी सब जगह डैश। एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स फाइनेंसिंग में आएगा, फाइनेंसिंग में आप क्या लिखेंगे यस लिखेंगे और बाकी जगह क्या कर देंगे आप डैश, ठीक है। परचेसेस ऑफ गुडविल, गुडविल फिक्स एसेट्स होती है, फिक्स एसेट्स परचेस करेंगे
तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लिख दिया हमने, बाकी जगह क्या कर देंगे हम डैश। तो ऐसे करके इस क्वेश्चन को केवल इसी पर्पस से रखा गया है ताकि हमें कंटेंट क्या हो जाए, याद हो जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है।